नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। बच्चों ने 2021 में फर्स्ट ईयर में लिया था एडमिशन। एटीकेटी आने पर दी थी परीक्षा, अब तक जारी नहीं किया गया रिजल्ट। 2 दिन बाद सेकेंड ईयर के एग्जाम। सर पर छत नहीं होने की वजह से सामुदायिक भवन में 2 वर्षों से रह रहा 4 परिवार। पंचायत को अनेकों आवेदन करने के बाद भी नहीं मिला शासकीय योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायत रेंगाटोला का मामला। जिले भर में बौद्ध अनुयायियों के द्वारा मनाया गया धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। जगह जगह आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। बनते देर नहीं कि टूटने लगी वार्ड नंबर 1 में बनाई गई पक्की नाली। बावजूद इसके भी कि निर्माण एजेंसी और नगर पालिका के द्वारा नहीं दिया जा रहा है गुणवत्ता पर ध्यान। जिले भर में शुरू होगा आदिशक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि। जगह जगह विराजित किए जाएंगे माता रानी की प्रतिमाएं। विभिन्न मंदिरों और सार्वजनिक पंडालों में तैयारियां हुई पूरी। परीक्षा परिणामों जारी करने को लेकर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का रवैया सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले वर्ष बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा संतोषजनक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया था, तो वहीं जिन 13 कॉलेजों के हजारों बच्चों को एटीकेटी दी गई थी, उनका परीक्षा परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है। जबकि बिना परीक्षा परिणाम जारी किए ही उन्हें सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया गया था। अब सेकेंड ईयर की एग्जाम 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें एटीकेटी परीक्षा परिणामों के बिना हजारों विद्यार्थियों को इस परीक्षा में शामिल ही नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन विद्यार्थियों ने वर्ष 2021 में बीए, बीएससी सहित अन्य संकायों में एडमिशन लिया था, उनकी फाइनल एग्जाम वर्ष 2022 में ली गई थी, लेकिन उसका परीक्षा परिणाम देरी से जारी किया गया, जिससे कुछ बच्चे पास होकर सेकेंड ईयर में चले गए। जबकि इस परीक्षा परिणामों में ज्यादातर विद्यार्थियों को या तो फेल कर दिया गया या फिर उन्हें एटीकेटी दे दी गई, जिस पर 2023 में सभी एटीकेटी के बच्चों को सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया गया। वहीं 30 सितंबर की आखिरी तारीख जारी कर उनसे थर्ड ईयर फाइनल एग्जाम के भी फॉर्म भरा कर उनसे फीस के नाम पर पैसा वसूल लिया गया। बताया जा रहा है कि सितंबर 2023 में ऐसे बच्चे जिन्हें एटीकेटी आई थी उनकी परीक्षा ली गई, लेकिन आज तक उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया और बिना फर्स्ट ईयर एटीकेटी का रिजल्ट जारी किए ही सेकेंड ईयर की एग्जाम 17 अक्टूबर से लेने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ऐसे में बच्चे जब सेकेंड ईयर की एग्जाम के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ कहकर लौटाया जा रहा है कि जब तक फर्स्ट ईयर पास नहीं होंगे तब तक सेकेंड ईयर की एग्जाम नहीं दे सकते। जहाँ ना तो हजारों बच्चों का रिजल्ट जारी किया जा रहा है और ना ही उन्हें सेकेंड ईयर की एग्जाम में बैठने के लिए अनुमति मिल रही है, जिसको लेकर विद्यार्थी काफी परेशान है। चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के पोर्टल में परीक्षा परिणाम दिख ही नहीं रहा है। किसी विद्यार्थी को कभी पास तो कभी फेल दिखाया जा रहा है, तो कभी उस बच्चे को पूरक दिखाया जाता है। वहीं सीसी के अंक भी गड़बड़ की गया है। वहीं कुछ छात्रों को बहुत कम अंक दे दिए गए, तो वहीं कई छात्रों को एक भी अंक नहीं मिला। जो परीक्षा परिणाम पिछले साल आया था उसमें किसी को पास कर दिया गया तो किसी को फेल कर दिया गया, तो किसी के अंक ही नहीं दिए गए। कई बच्चों को एटीकेटी आई तो उन्होंने एग्जाम दिए, लेकिन उनका परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं किया गया। अब उन्हें सेकेंड ईयर एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। सर हम एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। कौन सी ईयर में? नहीं आया फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर की एग्जाम देना है। अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया। कब एडमिशन लिए थे फर्स्ट ईयर में? 2021 में एडमिशन लिए थे, 2022 में एग्जाम हुई थी। 2022 में ही सेकंड ईयर मतलब रिजल्ट आने से पहले ही हमारा एडमिशन हो गया था, लेकिन उसके एग्जाम नहीं दे पा रहे क्योंकि हमको फर्स्ट ईयर में एटीकेटी आई थी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ऐसे कितने बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम से वंचित हो रहे हैं रिजल्ट ना आने के चलते? सर बहुत बच्चे हैं। करेंगे सर हमको रिजल्ट चाहिए फर्स्ट ईयर। जैसे रिजल्ट नहीं आया तो पूरे बच्चे एकदम से वंचित हो जाएंगे। सर हम मतलब फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दिया, हमें एटीकेटी थी, हमारा एटीकेटी का रिजल्ट ही आया है और सेकेंड ईयर में मतलब अभी 17 तारीख से एग्ज़ाम है, तो हम लोगों का फॉर्म नहीं जा रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म, तो हम एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं।
अभी सर लोग क्या बोल रहे हैं आपके? सर लोग बोल रहे रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तुम मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, तभी तुमको अप्रूवल मिलेगा। ओके, तो जैसे कल संडे है हाँ, तो रिजल्ट कब आ रहा है? वो कुछ नहीं बता रहे। और जैसे रिजल्ट अगर नहीं आया तो रिजल्ट नहीं आएगा तो हम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे। एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे? नहीं, तो फीस आपने इसकी फर्स्ट ईयर की तो जमा कर ही दी है, फर्स्ट ईयर की फीस जमा सेकेंड? सेकेंड की भी फीस जमा हो गई है, एग्ज़ाम फॉर्म की फीस जमा नहीं की है। और थर्ड की? थर्ड में एडमिशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुका है, 500 रुपये मतलब लेकर के भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। पर ईयर कितना लगता है खर्च? पर ईयर वही 6,000 रुपये। अच्छा, चाहते हैं हम ये चाहते कि मतलब हमें सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए हमें सर बताए कि क्या मतलब हम चाहते कि हमारा रिजल्ट कब शो होगा। हाँ, वो 17 तारीख से समय सारणी घोषित हो गई है, लेकिन जो बच्चे सप्लीमेंट्री के हैं उनके परीक्षा परिणाम घोषित जब तक नहीं होंगे तब तक वो बच्चे अपीयर नहीं हो पाएंगे। और ऐसे जितने भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको हम विश्वविद्यालय उनके आवेदन पत्र को प्रेषित कर रहे हैं और विश्वविद्यालय से भी मांग करी है कि मतलब जब तक इन बच्चों के परीक्षा परिणाम घोषित न हो तब तक परीक्षा प्रारंभ न की जाए। जैसे सर कल का जैसे संडे है और फिर सोमवार का एक ही दिन बचता है, यदि विश्वविद्यालय तक ये सूचना नहीं पहुंच पाती डेली सूचना या मान चलो विश्वविद्यालय इसमें कोई संज्ञान नहीं ले पाता, क्योंकि कई मामलों में तो नहीं लेता है, तो क्या ये वंचित हो जाएंगे पूरे बच्चे? नहीं, विश्वविद्यालय संज्ञान ले रहा है और हम लोग विश्वविद्यालय को लेटर भी भेज रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही परीक्षा प्रारंभ होगी। यानी संभवतः डेट बढ़ाई जा सकती है, ऐसा आपका मानना है? सर ऐसे कितने बच्चे हैं? अगर तो अभी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, मेरे संज्ञान में लगभग इस कॉलेज के 30-40 बच्चे आए हैं, वैसे पूरे ज़िले के बच्चे होंगे और भी सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा के भी बच्चे इसमें शामिल। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत आदिवासियों को देश के प्रति जागरूक करने और समाज की मुख्य धारा में भागीदारी निभाने के उद्देश्य से शनिवार को जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी 60 बच्चों को 15 अक्टूबर से दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से सीआरपीएफ 123वीं बटालियन के साथ दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इस संबंध में नेहरू युवा केंद्र कार्यक्रम के सुपरवाइजर सीआर जुनगेला ने बताया कि युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 123वीं वाहिनी व जिला प्रशासन के माध्यम से आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह 15वां आयोजन है। इसमें इस बार जिले के बिरसा, बैयर, परसवाड़ा और लांजी से 60 युवा युवतियों का चयन टीम के रूप में किया गया। यह पूर्व दिल्ली में 15 से 21 अक्टूबर तक आयोजित आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां उन्हें भविष्य को लेकर करियर काउंसलिंग के साथ ही विषय विशेषज्ञों से जीवन को बेहतर बनाने के अवसर को जानने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा युवतियों में देश प्रेम की भावना को मजबूत करने के साथ ही उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, ताकि वह समाज की मुख्य धारा के साथ ही अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में भी 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बौद्ध अनुयायियों के द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष भी सार्वजनिक ज्योतिबा फुले व डॉक्टर बाबा साहेब जयंती समारोह के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर बाबा साहेब आम्बेडकर को याद कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर स्थानीय अम्बेडकर चौक में स्थापित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर बड़ी संख्याओं में बौद्ध धर्म के अनुयायी उपस्थित हुए और उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आपको बताया कि 14 अक्टूबर 1956 को भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने अपने 3 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जिस दिन से इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसे सामाजिक बंधु सामाजिक क्रांति दिवस भी कहते हैं। महागुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो, परम एक मिनट यहाँ पे पहले
जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में भी 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बौद्ध अनुयायियों के द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष भी सार्वजनिक ज्योतिबा फुले व डॉक्टर बाबा साहेब जयंती समारोह के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर बाबा साहेब आम्बेडकर को याद कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर स्थानीय अम्बेडकर चौक में स्थापित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर बड़ी संख्याओं में बौद्ध धर्म के अनुयायी उपस्थित हुए और उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आपको बताया कि 14 अक्टूबर 1956 को भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने अपने 3 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जिस दिन से इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसे सामाजिक बंधु सामाजिक क्रांति दिवस भी कहते हैं। महागरुड़ तथागत भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो। बोधिसत्व परम पिता। एक मिनट यहाँ पे पहले बुद्ध की यहाँ कर तत्पश्चात बौद्ध धर्म अनुयायियों ने बौद्ध विहार किरणापुर से रैली निकाली, जो पावर हाउस कॉलोनी चौक, बस स्टैंड, थाना चौक, संविधान चौक, गुजरी चौक होते हुए पुनः बौद्ध विहार में एकत्रित हुई। इस दौरान धम्म अनुयायियों के द्वारा भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर व धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, अमर रहे बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान सहित अन्य गगनभेदी भी नारे लगाए गए एवं पटाखे भी फोड़े गए। इस दौरान धम्म उपासकों के द्वारा भगवान बुद्ध के शांति, करुणा, प्रेम का संदेश आम जनमानस के लिए प्रसारित किया गया। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। जय भीम। एकाच साहेब। एकाच साहेब। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांगोटोला रोड पेट्रोल पंप के पास बोधा से भरी पिकअप पलटने से चालक सहित 3 लोग घायल हो गए, जिसमें अत्यधिक चोट लगने से घायल लामता अस्पताल से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर को राजेंद्र मर्ठे और खेलाराम पंजेश्वर बोदा खरीदने के लिए ग्राम खामी चांगोटोला आए थे, जिन्होंने ग्राम खामी से 2 जोड़ी बैल खरीदने के बाद पिकअप में भरकर अपने गांव खामी ला रहे थे। चांगोटोला से लामता की ओर आते समय लामता पेट्रोल पंप के पास पिकअप चालक ने सामने से जा रहे ट्रैक्टर से पिकअप को ओवरटेक किया, तभी ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को पिकअप की तरफ मोड़ दिया, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलट गई। पिकअप पलटने से पिकअप में सवार राजेंद्र मर्ठे, खेलाराम पंजेश्वर और पिकअप चालक नरेश मानेश्वर घायल हो गए। तो वहीं तीनों घायलों को लामता के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से अत्यधिक चोट लगने से घायल राजेंद्र मर्ठे और खेलाराम पंजेश्वर को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। जिला मुख्यालय से लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत रेंगाटोला के ग्रामीणों के पास पक्का आवास नहीं होने की वजह से वह बीते कुछ वर्षों से सामुदायिक भवन में रहने के लिए मजबूर है, जबकि उनके द्वारा ग्राम पंचायत में पक्के आवास के लिए आवेदन भी दिया गया, किंतु न ही संबंधित अधिकारियों के द्वारा उनके आवास को लेकर अभी तक कोई ध्यान दिया गया है, और जिस वजह से लगभग 3 से 4 परिवार आज भी सामुदायिक भवन में रहने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि आज भी बहुत सी ग्राम पंचायतों में लोगों के पास अपना खुद का मकान नहीं होने की वजह से वह या तो शासकीय भवनों में रह रहे या तो फिर ग्राम पंचायत में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं,
जबकि उनके द्वारा अनेकों बार संबंधित विभाग को आवेदन देकर सूचित किया गया कि पुनः शासन की योजना का लाभ दिलाते हुए पक्का मकान बनवा दे, जिससे उन्हें इधर उधर रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ऐसा एक ताजा मामला जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत रेंगाटोला का है, जहां पर लगभग 3 से 4 परिवार 2 वर्षों से सामुदायिक स्वास्थ्य रह रहे हैं, किंतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटा होने की वजह से बहुत सी मुश्किलों से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। जबकि उनके द्वारा अनेकों बार संबंधित विभाग व जिला कलेक्टर को भी आवेदन दिया गया कि उन्हें पक्का मकान शासन की योजना के तहत दिलाया जाए, किंतु आज भी वह अपने पक्के मकान के लिए इंतजार ही कर रहे हैं। कब से रह रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल। क्यों रहना पड़ रहा है यहाँ पर सामुदायिक भवन में? हमारा घर गिर गया मकान। कैसे? अब कैसे ना, आप देखो घुस थी मकान, पानी घुसा तो वो बीत के दलदल से गया, पूरा घेर लिया। कच्चा मकान था? हाँ कच्चा था जी। तो आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला क्या? नहीं मिला जी, अभी नहीं। कब से आवेदन कर रहे थे कि लाभ मिल जाएगा करके? अब तो लगाए तो आवेदन लगाए, पर अब मिला नहीं, तो आएगा कहती तो अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे हो जाता है आप लोग का रहना होना तब? अब तो रहना तो होता है, तकलीफ काटना पड़ रहा है। तकलीफ काटना पड़ना है जी, घर है तो घर से। यहाँ पे दिक्कत जाती है जी रहने की। क्या चीज दिक्कत? कैसी दिक्कत, जगह नहीं होती, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, इसकी परेशानी जाती है। तो अभी आप लोग घर पे क्यों नहीं रहते? हमारा मकान गिर गया है तो कहाँ रहेंगे वहाँ पे। अच्छा, तो पंचायत में तो कभी बोलोगे प्रधानमंत्री आवास का लाभ? बोले थे नहीं। कब बोले थे? 2-3 साल पहले बोले थे। लेकिन मिला कि नहीं मिला अभी तक? अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या लग रहा है आप लोगों को? आएगा बोलते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। अब क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी करते हैं। हाँ। कितने परिवार के लोग रहते हैं यहाँ पे? 3 परिवार। 3 परिवार के लोग रहते हैं। हाँ। लोग यहाँ से? यहाँ करीब 2 साल होने लगा जी हमारे को। अच्छा, क्यों अभी तक आप लोग को मकान का लाभ नहीं मिला क्या? नहीं मिला। नहीं मिला, क्यों नहीं मिल पा रहा है अभी तक? अब ये तो पता नहीं, अब क्या अप्लाई किए थे, मतलब 2-3 बार हम लोग ने, पर सुनवाई नहीं हुई इसकी। तो सचिव सरपंच वगैरह क्या बोलते हैं? ये भी मतलब कुछ बता ही नहीं रहे हैं, बराबर जानकारी नहीं दे रहे हैं लोगों को। क्या तकलीफ जाती है यहाँ पे? परेशानी बहुत है सर यहाँ पे। किस तरह की परेशानी है? परेशानी ऐसा है कि अब देखो घर ही होता है अपना, अब बाहर रहना बोले तो ये मुसीबत का सामना ही करने वाली बात है। अच्छा, कितने लोग रहते हैं? यहाँ 3 लोगों का परिवार रहता है। मांग हमारी वही है कि बस मकान के आना चाहिए बस। मकान किस वजह से गिर गया था आपका? मकान है मतलब पानी की वजह से। क्या नाम है? रेलवे स्टेशन वाराणसी में एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसलने से घायल हो गई। घायल महिला नाजनी पति आनंद वरकड़े 45 वर्ष, वार्ड नंबर 4 बैगा मोहल्ला वाराणसी निवासी है, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कर दिया गया है, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 4 बैगा मोहल्ला में नाजनी अपने पति आनंद वरकड़े के साथ रहती है और मजदूरी करती है, किंतु पिछले वर्ष नाजनी का पति आनंद वरकड़े की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। उसके बाद नाजनी अकेली रहती थी और मजदूरी के अलावा मांगने का भी काम करती थी। 14 अक्टूबर को 9 बजे करीब नाजनी ट्रेन में बालाघाट आने के लिए वह वाराणसी रेलवे स्टेशन में पहुंची थी। उसी समय ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी थी। नाजनी चलती ट्रेन की बोगी में चल रही थी, किंतु ट्रेन में चढ़ते समय वह फिसल कर गिर गई, जिससे उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया और वह बेहोश हो गई थी, जिसे तुरंत ही वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया है। वहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, किंतु उसके परिवार वालों ने उसे बालाघाट के प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया है। नगर पालिका के द्वारा शहर के विभिन्न निर्माण कार्य किए जाने की बात कही जाती है, किंतु इन निर्माण कार्यों में कितनी गुणवत्ता होती है यह तो किए गए निर्माण को देखकर ही पता चलता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बनी माता मंदिर की ओर नाली, जो कि कुछ महीने ही हुए थे बनने को और जगह जगह से वह टूट गई। जबकि देखा जाए तो माता मंदिर की ओर बनी नाली ऐसे स्थान पर बना दी गई है जहां पर नाली की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, जबकि शहर में बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहां पर अत्यंत ही पक्की नाली की आवश्यकता है, किंतु महज टारगेट पूरा करने के लिए ऐसे स्थान पर यह नाली बना दी गई है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। आपको बता दें कि भले ही नगर पालिका के द्वारा निर्माण कार्य करने का ढिंढोरा पीटा जाता हो, किंतु नगर पालिका में किस प्रकार के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वह तो उसके किए गए निर्माण कार्य को देखकर ही पता चलता है। आखिर क्या वजह है कि नगर पालिका के द्वारा शासन से आने वाली राशि का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है, जो भी निर्माण कार्य किया जाता है वह गुणवत्ता युक्त नहीं होता और न ही जो निर्माण कार्य किया जाता है वह लंबे समय तक टिक पाता है। ऐसा ही एक ताजा मामला वार्ड नंबर 1 के बुड़ी का है, जहां पर नगर पालिका के द्वारा अभी कुछ दिन पहले
पहले ही पेटी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नालियां बनाई गई थी, किंतु यह नाली कुछ ही दिन टिक सकी और नाली की दीवारें धराशायी होकर जगह जगह से टूटकर गिर गई। जबकि देखा जाए तो यह नाली वर्षों बाद यहां पर बनाई गई थी और वार्डवासियों को लगा था कि उनके वर्षों का इंतजार अब खत्म होगा और उनके वार्ड में अब पक्की नाली का निर्माण होने से उन्हें गंदे पानी की गंदगी से अब निजात मिलेगा। किंतु उन्हें क्या पता था कि जो नगर पालिका पक्की नाली बनाकर देगी वह महज कुछ ही दिनों में धराशायी होकर टूट जाएगी। जबकि देखा जाए तो यह कोई पहला मामला नहीं है कि नगर पालिका के द्वारा इस प्रकार के निर्माण कार्य किए जा रहे हो। जहां जहां भी निर्माण कार्य किए जाते हैं उन स्थानों पर गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य की बिल्कुल नहीं किए जाते और जिसका परिणाम यह होता है कि जो निर्माण कार्य किया जाता है वह कुछ ही दिनों में धराशायी होकर जाता है। यदि रोड बनाई जाएगी तो वह कुछ ही दिनों बाद रोड जगह जगह से उखड़ने भी लगती है और यदि नाली का निर्माण किया जाता है तो वह जगह जगह से टूट जाती है। शहर में ऐसे बहुत से वार्ड है जहां पर पक्की नाली की अत्यंत आवश्यकता है, किंतु वार्ड वासियों के द्वारा अनेकों बार आवेदन निवेदन देने के बावजूद भी नगर पालिका के द्वारा नाली नहीं बनाई जाती। किंतु वार्ड नंबर 1 बूढ़ी में देखने को यह मिला कि नगर पालिका के द्वारा जो नाली बनाई जा रही है उसे नाली को खाली प्लाटों से लेकर आगे तक बनाया गया, किंतु वहां भी बनाई हुई नाली 2 भागों में टूटकर गिर गई, जहां उस नाली का कोई औचित्य नहीं था, जिसको देखकर लगता है कि महज इस टारगेट को पूरा करने व औपचारिकता निभाने के लिए इस प्रकार का गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य नगर पालिका ने किया है। जब ये नालियां बनाई जाती है तो निर्माण एजेंसी नगर पालिका होती है और उसकी गुणवत्ता के लिए नगर पालिका के द्वारा इंजीनियर को प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया जाता है, किंतु देखने में यह मिलता है ना ही नगर पालिका के कोई कर्मचारी इस ओर ध्यान देते हैं और न ही इंजीनियर आकर बनने वाली नाली की गुणवत्ता पर ध्यान देता है। इसका परिणाम यह होता है कि नाली बनने के कुछ ही दिन बाद जगह जगह से टूटने लग जाती है। जब हमारे द्वारा इस पूरे विषय को लेकर वार्ड नंबर 1 की पार्षद अर्चना सोनी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी 1 महीना पूर्व ही वहां पर नाली बनाई गई, तो नाली की नींव कमजोर होने के कारण नीचे की ओर नाली दोनों ओर गिर गई और ऊपर जो नाली टूटी है वह जेसीबी की वजह से टूटी है, किंतु उनके द्वारा ठेकेदार से पुनः नाली को बनाने की बात कही गई।